हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ के लिए एसएसटी में आप लोगों का आ गया हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। इस सब से मिला करके जो लघु प्रश्न आता है, क्या आता है? लघु प्रश्न। हिस्ट्री में 3 देना रहता है, जियोग्राफी में 3, इकोनॉमिक्स में 2, सिविक्स में 2 और एक आता है आपदा में भी 1 दिन रहता है। यानी सब से मिला करके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, हम इन सब को मिला करके आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। जो आपको इस 200 क्वेश्चन में से हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और आपदा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो और इसी के साथ से जब 200 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको लघु तो आएगा ही, प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। लगभग में इससे 20 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होने वाला है। तो आप लोग अंत तक बनिए और पूरा पार्ट इसका जरूर देखिएगा और आपका एग्जाम में अपनी बार 95 प्लस नंबर एसएसटी में जरूर उठाना है। चलिए तो शुरू करते हैं। यह बिहार बोर्ड के लिए है। बिहार बोर्ड के अलावा और भी सारे बोर्ड सब के लिए है। जो 2025 में क्रैश कोर्स जो एक चालू हो गया हुआ है, आप लोगों को पूरा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के लिए पार्ट 1 है जिसमें 200 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा BVI, और परीक्षा में इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है, 100% गारंटी है। अगर इसको आप पूरा अच्छे तरह से याद कर लेते हैं तो 95% से कम नहीं आएगा। यह आप लोगों का भरोसा रखना होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था? इसके बारे में बताना। 2011 में और 15 में पूछा गया। तो देखिए, इटली के पहले एकीकरण मेजनी के बारे में पहले समझ लीजिए। कहता है इटली के एकीकरण में है ना, अगर इटली के एकीकरण का बात आएगा तो मेजनी का सबसे पहले नाम आता है। उसने क्या किया था, इटली के जितने भी नौजवान व्यक्ति थे उसको क्या किया, एक ऐतिहासिक गौरव का क्या किया, याद कराया। किसके? यानी वहाँ के जो लोग थे उनको अपने पूर्वजों के बारे में, अपने आज़ादी के बारे में क्या किया, उसको याद दिलाया। और यंग इटली का क्या किया, स्थापना किया। वह गणतांत्रिक विचारों का क्या था, समर्थक था। वह संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन जब ऑस्ट्रिया ने इटली में चल रहे जनवादी आंदोलन क्या किया, दबा दिया। ऑस्ट्रिया क्या किया, दबा दिया। इटली का एकीकरण का जो रोका गया उसे क्या, ऑस्ट्रेलिया रोका था। तो जनवादी आंदोलन क्या कर दिया, दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को क्या करना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा। यही इतना लिखना है। मेन चीज़ क्या है, तो लिखेंगे इटली एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो लिखेंगे इटली के एकीकरण में मेजनी का नाम सबसे पहले आता है, जो नौजवानों को ऐतिहासिक गौरव का याद दिलाया और यंग इटली का स्थापना किया। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और वह पूरे इटली को गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रिया ने जनवादी आंदोलन को दबा दिया, जिससे मेजनी को भागना पड़ा। आप सुन करके भी अच्छा तरह लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? जो देख लीजिए कितना बार पूछा गया आप लोगों को। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला क्या दिया है, लुई फिलिप जो नीति बनाया था वह क्या था, सफल नहीं हुआ। दूसरा, मध्यम वर्ग पर शासन का प्रभाव, इन जो मध्यम वर्ग पर जो शासन करने लगा उसका असर देखने लगा। राजनीतिक दलों में संगठन का, यानी जितने भी दल थे राजनीति का, उसके बीच में क्या था, कमी आने लगा, दरार आने लगा लोगों के बीच। समाजवाद पर प्रसार, और सबसे बड़ा कारण था कि लुई फिलिप की जो नीति था वह जनता से क्या था, असंतोष। यानी जो लुई फिलिप ने जो नीति बनाया था उसके प्रति जनता क्या थे, दुख थी, और वह जनता के तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण वह क्या हुआ, 1848 का फ्रांसीसी क्रांति हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियों के बारे में बताना है। तो वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धि निम्नलिखित है। पहला क्या है, तो वियना कांग्रेस सम्मेलन द्वारा जो नेपोलियन युग का क्या हुआ, अंत कर दिया। जब वियना कांग्रेस का जब आयोजन हुआ तो नेपोलियन युग क्या हो गया, अंत हो गया। उसके बाद नेपोलियन द्वारा जो अशांति फैला हुआ था उसे वियना कांग्रेस ने क्या किया, उसे शांति में बदल दिया। नेपोलियन, दूसरा क्या लिखेंगे, तो वियना कांग्रेस ने नेपोलियन युग का क्या कर दिया, अंत कर दिया। और दूसरा लिखेंगे, नेपोलियन ने जो शांति फैलाया था वहाँ पे, उसको वियना कांग्रेस ने क्या किया, शांति के रूप में प्रचार किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जो जर्मनी की एकीकरण की जो बाधाएं थी वह क्या थी? 2022 से पूछा गया है। तो जर्मनी की एकीकरण जो सबसे बाधा थी वह क्या थे? लगभग में अनेक बाधा थी। लगभग में क्या 300 छोटे बड़े राज्य थे और उनमें धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या थी? दोष थे। विषमता कहने का मतलब दोष था। और उन्हें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का क्या था? अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। जर्मन की एकीकरण में बाधाएं क्या थी? तो सबसे पहली बाधा क्या थी? तो लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, उनमें धार्मिक विषमताएं थी, धार्मिक दोष था, राजनीतिक दोष था और जो भी राष्ट्रवादी भावना का विचार रखता था उसमें क्या थी? कमी थी, जिसके कारण इस जर्मनी का एकीकरण सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण बताना है। नवीकरणीय किसे कहते हैं? तो जो प्राकृतिक देता है, प्राकृतिक तो ऐसे सब कुछ देता है, लेकिन जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा या संसाधन। कहता वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं? बार बार प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी वैसे संसाधन जिससे हम लोग भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा कोई भी विधि है, भौतिक हो या रासायनिक हो, यांत्रिक, कोई भी द्वारा ना जब कोई संसाधन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? बार बार उपयोग करेंगे, वो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन। जैसे देख लीजिए सौर ऊर्जा, यानी जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है वो क्या है? नवीकरणीय है। जो पवन से हमें ऊर्जा मिलती है, पवन ऊर्जा, जल, वन, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है? यानी जब भी देश का विकास होगा तो मानव ने जो इस वस्तु का निर्माण किया है इसका क्या योगदान है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कहता है किसी देश के विकास में भौतिक और जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन का मानव नियंत्रण की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ, तकनीक एवं संस्थाओं के बीच क्या है? अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ का उपयोगी बन जाता है। कहने का मतलब है इसका, अगर हम किसी भी देश के विकास में भौतिक रूप से और जैविक रूप से, भौतिक रूप से और जैविक रूप से जितने भी संसाधन है ना, उसके साथ साथ जो मानव संसाधन का निर्माण करेगा, यानी जो भौतिक रूप, जो पर्यावरण में हमको भौतिक रूप से मिला है या जैविक रूप से मिला है, इसके अलावे जब मानव किसी वस्तु का करेगा, निर्माण करेगा और जो देश के विकास के लिए उपयोग होगा, तो वह क्या कहलाएगा? मानव संसाधन का महत्व। क्योंकि जो भी पर्यावरण हमको दिया है भौतिक और जैविक रूप से, और जो मानव बना करके अपना जो भरण पोषण करेगा वह देश के विकास में आगे बढ़ाएगा। इसीलिए कहा गया है कि देशों के विकास से मानव संसाधन का सबसे बड़ा क्या है? महत्व है, और यह पर्यावरण के लिए क्या बन जाता है? उपयोगी बन जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? 17 में, 19 में, 24 में पूछा गया है। तो देखिए अच्छा समझिएगा, कहता प्राकृतिक संसाधन क्यों आवश्यक है? अगर संसाधनों का सही से उपयोग नहीं करेंगे, है ना, अगर संसाधनों का सही से उपयोग नहीं करेंगे तो हमें अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर क्या आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे संसाधनों का उपयोग अगर सही से नहीं करेंगे तो हमें अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती है, और जिनसे बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अगर हम इस चाहते हैं कि संसाधन का उपयोग गलत न हो, है ना, अगर उससे हम परेशानी से बचे, तो हमें उसे क्या करना होगा? अच्छी तरह से अलग अलग तरीकों से क्या करना होगा? बचा करके रखना होगा। जैसे पृथ्वी पर बहुत तरह ऐसे सीमित पदार्थ है, जैसे संसाधन जो जिनकी मात्रा क्या है? सीमित है। अगर उसको आवश्यकता से अधिक दोहन करेंगे और बहुत जल्द खर्चा करेंगे तो वह क्या होगा? बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने के बाद वह पुनर्निर्माण संभव नहीं होगा, और यह जो हमारे लिए क्या होगा? हानि बन सकता है। हमारे लिए क्या बन सकता है? हानिकारक बन सकता है। इसीलिए उन सभी चीज़ों को क्या करना चाहिए? संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। फिर से समझते इसको अपना भाषा में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे संसाधनों का उपयोग अगर सही से नहीं करेंगे तो हमें अनेक प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ेगा। इसलिए उनसे उनके बचाव के लिए हमें विभिन्न स्तरों का उपयोग करना चाहिए, और
जो क्या है वैसे संसाधन जो पृथ्वी क्या हो सीमित हो और उसको आवश्यकता से अधिक दोहन नहीं करेंगे और उसको सही से बचा कर रखेंगे ताकि हमारे आने वाले समय में यह परेशानी से लड़ सके, हम इनके विरुद्ध खड़ा हो सके। तो ऐसे संसाधन को हमें संरक्षण करना क्या है आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी से बचाव के उपाय का उल्लेख करें। सुनामी का विनाशकारी प्रभाव तटीय प्रदेशों में देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब जब समुद्र रहता है और समुद्र के किनारे कोई तटीय क्षेत्र है तो यहाँ पे सुनामी तो समुद्र में आती है, तो यहाँ का जो लहर होगा वो इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और जब भी प्रभावित करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा लॉस होगा। इसीलिए इसको क्या करना होगा, बचा कर रखने का हमें निम्नलिखित तरीका को अपनाना होगा कि वो क्या करे, आसानी से सुरक्षित रह सके। देखिए अगला देता है, कहता तटबंधों क्या करना होगा। यानी अगर हमको इस सुनामी से बचना है, यानी मान लीजिए जो बगल का इस समुद्र है, समुद्र के बगल का एक घर है, अगर हमको इससे बचना है सुनामी से, यहाँ क्या बनाना होगा, बड़े बड़े डैम बनवाना होगा, मैंग्रोव झाड़ियों का विकास करना होगा। उसके बाद तटीय प्रदेशों में लोगों को क्या देना होगा, शिक्षा देना, प्रशिक्षण देना होगा ताकि समुद्र में जब लहर आए तो इन लोगों को क्या करना चाहिए इसके बारे में इनके जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताना है, यानी बाढ़ को हम किस तरह से बचा कर रख सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो कहता है बाढ़ विनाश लीला को रोकने के लिए, यानी जब देखिए जब बाढ़ आता है तो क्या होता है, हड़कंप मच जाता है, चारों तरफ त्राही होती है। तो इसके लिए तटबंधों का क्या करना होगा, निर्माण करना होगा और ताकि वो बाढ़ को क्या करे, रोक सके। और नदियों पर बांध बनाना होगा और कृत्रिम जलाशय का निर्माण करना होगा और नदियों के मार्ग में जगह जगह पर क्या करेंगे, गड्ढा कर देंगे ताकि वहाँ से जल क्या करे, रुक सके। फिर समझ लीजिए बाढ़ को हम कैसे बचा के रखेंगे, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो जब भी बाढ़ आएगा तो हमें सबसे बड़ा क्या करना होगा, बांध बनाना पड़ा। क्या होगा, बनवाना होगा, बांध बनवाना होगा। और बांध बनाने के साथ साथ नदियों को आपस में क्या करना होगा, जोड़ देना होगा और कृत्रिम गड्ढा खुलवाना होगा ताकि वहाँ पे कोई भी बाढ़ का पानी या तो क्या करे, रुक सके और उसका हम क्या कर सके, नियंत्रण कर करके उपाय कर सके। बाढ़ को बचा करके रखेंगे और उसका उपयोग भी करेंगे अपने कृषि के कार्य के लिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, कहता है जिस राज्य में, एक साथ लिखा गया है, जिस राज्य में संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता रहती है, यानी कोई भी राज्य हो, है ना, कोई भी राज्य हो, संविधान के तहत अगर सभी व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने का क्या हो, अधिकार हो, स्वतंत्रता हो, तो क्या राज्य क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। जैसे हमारा भारत देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए हमारा भारत देश क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब है लैंगिक विभेद से क्या अभिप्राय अथवा लैंगिक विभाजन से क्या समझते। लैंगिक विभेद या लैंगिक विभाजन एक ही है। तो कहता है महिला एवं पुरुष के बीच उनके लिंग के आधार पर भेद ही लिंग भेद कहलाता है। मान लीजिए कोई महिला है, कोई स्त्री है और कोई पुरुष है, उनके बीच है ना किसके आधार पे, तो लिंग के आधार पे। किसके आधार पे, लिंग के आधार पे बंटवारा करना ही क्या कहलाता है, लिंग विभेद कहलाता है। इसमें महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कमजोर समझते हैं, जिसमें है ना महिला को हम लोग क्या समझते हैं, पुरुष की तुलना में महिला को क्या समझते हैं, कमजोर समझते हैं तथा उन पर तरह तरह का क्या करते हैं, पाबंदी लगाते हैं, मना करते हैं। और लिंग विभेद एक प्रमुख सामाजिक समस्या बनी हुई है, लेकिन अब नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, स्त्री पे बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाया गया था, लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं रह गया है। चलिए तो क्या लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे जब महिला और पुरुष के बीच लिंग के आधार पर बंटवारा किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, लिंग विभेद कहते हैं। इसमें महिला को है ना पुरुष की तुलना में क्या समझते हैं, कमजोर समझते हैं और ऊपर अनेक प्रकार के क्या बैठाते हैं, नियम लागू करते हैं, जो समाज में एक सबसे बड़ी क्या बन चुकी थी, समस्या बनी हुई, अभी भी है थोड़ा मोड़ा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो 22 में, यानी 22 में ही पूछा गया है दोनों साल, यह मिस्टेक हो सकता है।
चलिए, धर्मनिरपेक्षता से यह है कि राज्य कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का कोई भी धर्म, इसका मतलब है कि राज्य का कोई भी धर्म अपना नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, इनका कहने का मतलब है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या होंगे, समान होंगे। नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानना या उपासना करना या प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त होगा, यही है धर्म निरपेक्षता। फिर समझ लीजिए, तो लिखेंगे धर्म निरपेक्षता का मतलब यह है कि राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, है ना। राज्य में जितने भी धर्म होंगे वह राज्य के लिए क्या होगा, सब समान होगा, और वहाँ के जितने भी लोग होंगे वह अपनी इच्छा के अनुसार सभी धर्म को मानेगा, उसका प्रचार करेगा, उपासना करेगा, और उसके लिए क्या है, उसको अपना अधिकार है, और वह क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, लोग स्वतंत्र है, इसी को बोलते हैं क्या, धर्म निरपेक्षता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक के घटक बताएं। 2024 में क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं है कि 2024 में क्वेश्चन पूछा और 2025 में नहीं पूछेगा, यह गलत मत समझिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार जो हर साल रिपीट कर देता है और लगले लगले कभी कभी पूछ ही लेता है। तो कहता है मानव विकास सूचकांक को 3 सूचक, यहाँ क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक के घटक कितने हैं यह बताए, तो लिखेंगे मानव विकास के सूचकांक कितने हैं, 3 है। पहला क्या है, जीवन आशा, पहला क्या है, जीवन आशा, दूसरा है शिक्षा की प्राप्ति, और तीसरा है जीवन स्तर। यानी मानव विकास के सूचकांक घटक कितने हैं, 3। कौन कौन, जीवन आशा, दूसरा में शिक्षा प्राप्ति, और उसके बाद जीवन स्तर। इन सभी प्रकार के यह क्या है, मानव विकास के सूचकांक का घटक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। आधारभूत संरचना से मतलब क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। कहता है आधारभूत संरचना आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों होती है। यानी आधारभूत जो संरचना है ना, वह आर्थिक भी है और गैर आर्थिक दोनों है। पहली श्रेणी में वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार, और द्वितीय श्रेणी में शिक्षा, नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य आदि की गणना होती है। अर्थात विकास से आधारभूत संरचना का गहरा एवं प्रत्यक्ष संबंध है। कहने का मतलब है आधारभूत संरचना क्या है, आधारभूत संरचना आर्थिक भी है और गैर आर्थिक है, दोनों प्रकार के आधारभूत संरचना है। जिसे पहली श्रेणी में क्या आता है, तो जितने भी वित्त पैसा से रिलेटेड है, ऊर्जा, यातायात और संचार, यह क्या है, पहले श्रेणी में आता है। और दूसरे श्रेणी में शिक्षा आता है, नागरिक की सेवा आता है, स्वास्थ्य आता है। इसे कहा गया है कि आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना का सबसे बड़ा क्या है, गहरा और प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। 16, 22 में और यहाँ 24 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ऐसा नहीं कि 20 में पूछा तो नहीं पूछ दिया, 24 में पूछा भी है, तो इसका आंसर देखते हैं। कहता है मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला, मिश्रण का अर्थ कहते हैं मिला जुला। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था भी मिली जुली अर्थव्यवस्था, यानी मिश्रित जो अर्थव्यवस्था वह क्या है, मिली जुली अर्थव्यवस्था। ऐसे अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण, यानी पूंजीवादी लोग, पूंजीपति लोग और समाज से संबंधित लोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था, तो यह मिली जुली अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के वस्तुओं व्यवस्थाओं का क्या है, मिश्रण है। उत्पादन कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास रहता है। अतः भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसा है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। इस अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी और समाजवादी के बीच रास्ता माना जाता है। निजी व्यक्ति अपने हित के लिए उद्योग चलाते हैं, लेकिन सरकार जनता के हित के लिए उद्योग चलाती है। कहने का मतलब है इसका, अगर आपसे पूछा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है मिला जुला, है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी लोग और समाजवादी लोग दोनों का क्या है, मिश्रण है। जिसमें उत्पादन का कुछ साधन सरकार के पास रहती है और कुछ निजी व्यक्तियों के पास रहती है। और हमारे भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन जो निजी व्यक्ति के पास रहता है वो अपने निजी फायदा के लिए उपयोग करता है, लेकिन सरकार जनता के हित के लिए उपयोग में लाती है। यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब मिला जुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम मजदूरी कानून कब और किससे उद्देश्य से पारित किया गया था।
14 में 19 से पूछा गया है। न्यूनतम मजदूर कानून कब और किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था? तो कहता है भारत सरकार द्वारा 1948 में इस कानून को पारित किया गया था। इसमें उद्योग में मजदूरी दर नियत करना था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट किया कि मजदूरों को कम से कम कितनी मजदूरी मिलना चाहिए जिससे वो अपनी कार्य कुशलता बनाए रखते हुए अपना गुजारा कर सके। तो क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया? तो लिखेंगे भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित किया गया। कब किया गया? 1948 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसमें यह तय किया गया कि मजदूरों को कम से कम कितनी मजदूरी मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छा से कर सके। इतना ही लिखना है। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं को वर्णन, यानी भारत जितने भी लोकतंत्र हैं 4 वो समस्या के बारे में बताना है जो इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। कहता है भारत में शिक्षा का अभाव है जिससे यहाँ की जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत रहती है। भारत में सबसे बड़ा क्या है? शिक्षा का अभाव है, जहाँ पे जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति क्या रहती है? सचेत रहती है। उसके बाद है हमारे देश में सामाजिक समानता की जगह प्रति धर्म ऊंचा नीचा का भाव, यानी हमारे समाज में है ना सामाजिक कहता है कि भारत देश में ना पहला नंबर क्या है? शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण यहाँ पे है ना जनता अपने अधिकार से वंचित रह जाती है और अपने कर्तव्य से वंचित रह जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ पे सामाजिक समानता नहीं है। यहाँ पे है ना धर्म ऊंच नीच भेदभाव को लेकर के लोग हमेशा क्या रहते हैं? परेशान रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नेता लोग अपने वोट के लिए लोगों को क्या करते हैं? उत्साह करते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, है ना, और अपना वोट के लिए उनको आपस में लड़वा देते हैं। अगला चीज देखते हैं। कहता है भारत की जनता मतदान के महत्व को नहीं समझती अतः मतदान का दुरुपयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो वोट देते हैं ना उसके महत्व को नहीं समझते। हम लोग किस पे चले जाते हैं? जाति पे, धर्म पे, भेदभाव पे चले जाते हैं और अपना वोट गलत दे करके चले जाते हैं। अगला है भारत में आर्थिक समानता का अभाव है। यहाँ पे आर्थिक समानता का भी अभाव है। आर्थिक समानता में राजनीतिक स्वतंत्र बेकार है, यानी आर्थिक रूप से यहाँ पे कोई भी चीज़ का साधन नहीं है, जिसके कारण लोग आपस में क्या रहते हैं? बेरोजगार रहते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है? बेरोजगारी। और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? नेता लोग। चलिए, यह सबसे बड़ा कारण है भारतीय लोकतंत्र की 4 सबसे बड़ा कारण। अगला कदम मौद्रिक प्रणाली नहीं पड़ती है कैसे? कहता है सरकारी सेवा जब देश या राज्य की सरकार लोगों को कार्य के बदले, है ना, मौद्रिक प्रणाली क्या है? यानी जब देश या राज्य सरकार के लोगों को, है ना, देश या राज्य लोगों को कार्य के बदले मासिक वेतन देती है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कार्य लेती है, तो इसे हम लोग सरकारी सेवा कहते हैं। फिर समझ लीजिए सरकारी सेवा किसे कहते हैं। यहाँ पे मौद्रिक नहीं पड़ती है ना, यह क्वेश्चन आपका नहीं है। यह क्वेश्चन आपका क्या है? गलत है। क्वेश्चन है सरकारी सेवा से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन है आपका सरकारी सेवा क्या है? क्वेश्चन है आपका सरकारी सेवा क्या है? तो कहता है जब सरकार, है ना, किसी भी राज्य या देश के लोगों को काम के बदले महीना देती है, यानी मासिक वेतन देती है और उससे अनेक क्षेत्रों में क्या लेती है? उनसे काम करवाती है, तो यह क्या कहलाता है? सरकारी सेवा कहलाता है। जैसे में देख लीजिए सैन्य सेवा यानी सैनिक, शिक्षा सेवा यानी स्कूल में देखिए टीचर लोग, स्वास्थ्य सेवा यानी डॉक्टर, वित्त सेवा बैंक से रिलेटेड, यानी जितने भी सभी में अलग अलग व्यक्ति क्या काम करते हैं और काम के बदले उन्हें क्या मिलता है? वेतन। और वेतन कौन देती है? सरकार देती है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सरकारी सेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सरकारी सेवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है? 19 क्वेश्चन पूछा गया, यानी पेट्रोलियम का जो महत्व वो कोयले से अधिक क्यों है? तो कहता है पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है क्योंकि पेट्रोलियम का भंडार कोयले के भंडार से अधिक है, यानी कि पेट्रोलियम का जो भंडार है ना वह कोयले से क्या है? अधिक है। उसके बाद पेट्रोलियम का खनन, परिवहन और वितरण कोयले से सस्ता है। पेट्रोलियम में कोयले की अपेक्षा अधिक शक्ति देने की क्षमता होती है। यानी देखिए कहता है पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल
कोयला की तुलना में अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि बड़ा कारण क्या है कि पेट्रोलियम का जो है ना भंडार क्या है, कोयला से अधिक है, यानी पेट्रोलियम ज़्यादा है और कोयला क्या है, कम है। पहला कारण हो गया। इसका खनन, परिवहन और वितरण सस्ता होता है। कोयला से क्या है, सस्ता है, इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कोयला से। और कोयला से कई गुना यह क्या देता है, वाहनों को क्या देता है, शक्ति देता है। तो इसके कारण यह कोयला से क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कहता है भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें। तो भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों द्वारा होती है और पृथ्वी के अंदर 2 बड़े प्लेट को क्या करते हैं, आपस में टकरा जाते हैं और कंपन करने लगते हैं, जिससे पृथ्वी का क्या होता है, बड़ा हिस्सा कंपन करने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। फिर समझ लीजिए भूकंप क्या है। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप एक क्या, ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, भूकंप एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी के अंदर जब 2 बड़े प्लेट आपस में टकरा जाते हैं तो वो कंपन होने लगता है, और कंपन होने के बाद हमें हिलने लगता है, और हिलते हुए क्या दिखाई देता है, तो यह भूकंप कहलाता है। अब है भूकंप, समझ गए भूकंप किसे कहते हैं। अब है भूकंप के बचाव। इसके बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, भूकंप का पूर्व में अनुमान लगाना, भवन का निर्माण करना, है ना, जान माल की सुरक्षा करना, प्रशासनिक कार्य, गैर सरकारी और संगठनों का क्या सहयोग, गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। फिर इसके बचाव के 2 उपायों को लिखना है। तो पहला उपाय क्या है, भूकंप के बारे में ऐसा हमको क्या यंत्र का उपयोग करना होगा जो हमको भूकंप से पहले जानकारी मिले कि हाँ भूकंप आने वाली है। और भूकंप रहित हमें क्या बनाना होगा, भवन का निर्माण करना होगा। उसके बाद जितने भी माल जाल है उसका क्या करना होगा, सुरक्षा रखना होगा। उसके बाद जितने प्रशासनिक कार्य है उसको अपने अपने कार्यों के प्रति उनको विराट देना होगा। और गैर सरकारी संस्था क्या करना होगा, संगठन करना होगा और उनका सहयोग लेना होगा। चलिए तो आज हम लोग यह मेरा पार्ट 1 है। इसमें हम लोग ज़्यादा मात्र 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और आप लोग हम 200 क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। सभी विषय का हम लोग 200 क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। यानी आज हम लोग सिर्फ 20 क्वेश्चन देखे हैं। यह पार्ट आपका क्या है, 1 है। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और आपदा, इस सब से मिला करके हमने 20 क्वेश्चन दिया है। और इसी तरह का आप लोगों को पार्ट 1 है और पार्ट आपका 10 आने वाला है, यानी प्रत्येक में 20 क्वेश्चन। तो आपका टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और इस 200 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर आने की आ ही नहीं सकता, संभावना क्या, 200% आपको इसी से ही आएगा। इससे एक भी अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको इसके प्रति आपको शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हाँ इसी तरह का वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्ट सब लेकर के आए, तो आप कम से कम ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर। अगर चाहते हैं कि इस तरह का पीडीएफ या नोट्स, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जो भी पीडीएफ और नोट्स हो। तो यह क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों को जरूर पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।